नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ कर रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में सहरिश ज़ुहेब हाजिर हूँ। आज 20 रमज़ानुल मुबारक है और इस्लामी तारीख़ का अहम दिन है, यानी कि फ़तह मक्का का दिन, और जिसे फ़तह मुबीन कहा जाता है। और इस दिन के हवाले से, इस दिन की अहमियत के हवाले से हम आगे चलकर लाजमी तौर पर बात करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह फ़तह की पहली आयत में ही इस फ़तह के हवाले से फरमाया कि बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको एक खुली फ़तह दी। सुलह हुदैबिया को रब्बे जुल जलाल ने फ़तह मुबीन से ताबीर फरमाया, और फिर ये सुलह ना सिर्फ फ़तह मक्का का पेश खैमा साबित हुई, बल्कि इसके दीनी और दुनियावी समरात व बरक़ात ने मुसलमानों को माला माल कर दिया। तो इस फ़तह मक्का पर हम लाजमी तौर पर आगे चलकर बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ इस नशिस्त में मुसर्रत मिसबा साहिबा तशरीफ़ फरमा है। आपा वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो आपा मैं आपको भी खुश आमदीद कहूँगी अपने शो में। इससे पहले कि मैं आपसे भी बात करूं, एक बहुत अहम खबर है जिस पर मैं चाहूँगी थोड़ी सी बात की जाए। अहले कराची पर 2024 के 3 महीने बहुत भारी साबित हुए हैं। शहरी हज़ारों मोबाइल फ़ोन्स, सैकड़ों गाड़ियों और हज़ारों मोटरसाइकिल से महरूम हो गए हैं। लूटमार, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान की 22,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। और इसी पर मैं मज़ीद बात करूँगी कि इस माह मुक़द्दस में भी शहरियों का न जान महफूज है, न माल महफूज है। कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं, होना क्या चाहिए, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, अभी ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें समझ नहीं आ रही कि कराची में कोई जंगल का कानून है, माह मुक़द्दस है जिसमें कि कोशिश की जाती है किसी को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। यहाँ पर तो शहरियों की जान ही खतरे में है। बूढ़े बाप जवान बेटों की लाशें उठा रहे हैं। अब बच्चों को कामकाज से, घरों से बाहर जब भेजा जाता है तो वो परेशानी, पता नहीं वापस आए ना आए, उनके साथ भी बर्बरियत, फिर छीना झपटी। इसका क्या हल है, कब निकलेगा, कौन निकालेगा? देखिए सैरिश, बात यह है कि इसमें 2-3 चीजें चाहिए। नंबर 1 तो जब पुलिस की भर्ती होती है बड़ी शफाफ तरीके से हो। अच्छे लोग जो हमने अभी केयर गवर्नमेंट में 2,500 पुलिस भर्ती किए, लेकिन उनको हमने IBS सक्खर से उनका टेस्ट करवाए। उसके बाद उनको हमने आउटसोर्स करके उनके फिजिकल टेस्ट दिए, फिर उनको हमने सिलेक्ट किया ताकि अच्छे लोग हैं। उनके हमने सिक्योरिटी क्लियरेंस की है, जो पहले नहीं होता था। सियासी भर्तियाँ हो जाती थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी। नंबर 2, उसके बाद बात की है कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम हमारा बड़ा गलत था। एक मुजरिम पकड़ा जाता है, जुर्म करता है, वो उसी प्रोसिक्यूशन की भीख होती थी कि वो 2-3 महीने की या 1 महीने की सजा मिलती है और छूट जाता है, जिससे बाकी लोग इनकरेज होते हैं। तो हमने यहाँ तक किया कि हमने एक नया कॉल इन्वेस्टिगेशन के साथ डाल दिया कि ये इसने पहले कितने जुर्म किए हैं। अगर 4 दफा सजा हुई तो 5वीं दफा ठीक ठाक सजा मिलनी चाहिए, जो 1 साल। लेकिन इसमें ब्रिगेडियर साहब प्रोसिक्यूशन का बड़ा इशू है। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बहुत सारे मुजरिमान ऐसे हैं कि जो छूट जाते हैं और फिर वो वही वारदातें करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं। राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा ना, तब तक ये मामला ठीक होने वाले नहीं है। वो पुलिस अफसरान जो कि लगता है कि यूजलेस हैं या फिर इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है या ये वैसे भर्ती हुए हैं, उनको भी निकालना जरूरी है ताकि नई लौट आए जो कि यंगस्टर्स हों और उनको बिल्कुल मतलब मेरिट पर भर्ती किया जाए। जी, वो बिल्कुल ठीक है। उसमें खास तौर पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अच्छे होने चाहिए। हमने तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग करवाई, उसके बाद उनको इंसेंटिव दिया। हमने उनको इंसेंटिव दिया कि वो अच्छे तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करें। फिर प्रोसिक्यूटर जो होते हैं ना, वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो देखे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने किस तरह का केस तैयार किया है, कौन सी एविडेंस इसमें लैग कर रही है, कौन सी इसमें कमी रह गई है, वो सबसे पहले देखें। जब वो देख लेते हैं तो उसके बाद जब सॉलिड जज के पास जाएगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उसको कौन सजा दे। ये हमारे सिस्टम में पिटफॉल्स हैं। तो उसके साथ जाहिर है कि हमारा अपनी पेट्रोलिंग ऑन द स्पॉट, हमारी नेटवर्क पे कम्युनिकेशन, रेंजर्स की पॉलिसी कोऑर्डिनेशन जो मेरे ख्याल में रेंजर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। उनको फिर हमने देखना है कि कैसे SHOs कैसे फोर्स होते हैं। ज्यादा डिपेंड करता है SHOs के ऊपर। वो जब हम सफारी लगा देंगे और कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनमें करप्शन होती है, वो और अपनी जगह पर हैं। तो आई थिंक अभी IG पुलिस वो तो अभी ब्रिगेडियर साहब आज ना जिया लंजार साहब ने कहा है कि सिर्फ SHO तक बात नहीं रहेगी, जो इलाके का बड़ा अफसर होगा उस तक कार्रवाई की जाएगी अगर उस इलाके में ज्यादा जराइम हो रहे हैं, शराब ज्यादा है। आपके दौर में भी अभी जब आप इंटरम सेटअप में थे तो चीजें काफी बेहतरी की तरफ जा रही थी। तो ये जो अभी नई मैनेजमेंट आई है, क्या ये आप ही की पॉलिसीज को लेकर चल रही है? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी?
आई थिंक होम मिनिस्टर जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, खासतौर पे आईजी पुलिस जो है गुलाम नबी मेमन साहब बहुत प्रोफेशनल है, लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर हिम, और वो बड़े अच्छे हैं। लेकिन बात यही है कि आपने जो फील्ड में ऑफिसर्स हैं ना आपके, एसएसपी, डीएसपी, उसके बाद एसएचओ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम, ये अच्छे लोग होने चाहिए। दे शुड बियॉन्ड अप्रोच, उनको अपना ख्याल होना चाहिए कि उनकी पुलिस के इमेज कैसे बिल्ड करना है। देखिए पुलिस क्यों है, पुलिस है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पीपल ऑफ थिंग्स, और उनके जानो माल की हिफाजत की। अगर वो ये नहीं करते इसका मतलब काम नाकाम हो रहे हैं। सीधा देखिए। बिल्कुल। अच्छा, अवाम को आप इस मौके पर क्या मैसेज देंगे, क्योंकि पता है रमजान का महीना है, अभी आखिरी अशरा बाकी है और जो कुछ इस शहर में हो रहा है कि वारदातें बढ़ती जा रही हैं, बड़ा एक अजीब सा माहौल है, तो यकीनन आपका वो मैसेज जो है वो बिल्कुल कारगर साबित होगा। देखिए मैं आई एम श्योर कि अवाम को भी चाहिए कि अकेले ना निकलें, इकट्ठे निकलें, ताकि अकेले दुखे इक्का दुक्का जो लोग होते हैं उनको वो लूटते हैं, फिर मेन रोड पर हैं, साइड रोड पे जो होती है वहां पर मत जाएं। और आई एम श्योर कि इसके साथ सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की और रेंजर्स की है कि वो अब निकलें रात को, मगरिब के बाद, इफ्तार के बाद अब औरतें बच्चे निकलेंगे, ये ईद की शॉपिंग होती है, उसके लिए जाना होता है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि पुलिस रेंजर्स पेट्रोलिंग करें, नजर आए, इम्पोर्टेंट जो हॉटस्पॉट लगे हैं वहाँ खड़े हों, उनको आपस में ताल्लुक भी हो, वहाँ से उनको कम्युनिकेशन भी हो, फौरन 5 मिनट में पहुँच भी सके। ये चीजें बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर हारिफ हमारे साथ मौजूद रहे हैं और बिल्कुल ये एक कोऑर्डिनेटेड आपस की ना एक आपस की मिल के एक एफर्ट्स होंगी तो ही जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। अवाम को भी ख्याल करना होगा और ऊपर से भी ट्रांसपेरेंसी के निज़ाम को बेहतर करते हुए, इस्तेदाद कार बढ़ाते हुए, ट्रेनिंग देते हुए चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस रखना होगा, विजिलेंसी रखनी होगी, तभी जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हम आते हैं जिन नेकी के बोल में आपकी मुलाकात, जैसे कि मैंने पहले बताया भी, ऐसी कामयाब खातून और एंटरप्रेन्योर हैं, पाकिस्तान मेकअप इंडस्ट्री की मुमताज़ शख्सियत हैं मुसरत मिसबा साहिबा, जो कि 2005 से डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन चला रही हैं। उनके फलाही इदारे में तेज़ाब गर्दी और मुख्तलिफ हादसात की शिकार खवातीन को माली मदद के अलावा उनकी जहनी सलाहियत को भी निखारने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ ज़्यादातर 14 से 25 साल की खवातीन तेज़ाब या मिट्टी के तेल से झुलस जाती हैं, जिसकी अहम वजूहात में हम देखते हैं जुनून, हसद, शादी से इनकार, जहेज़ का मुतालबा, शौहर का दोबारा शादी करना समेत दीगर मसाइल शामिल हैं। तो मुसरत मिसबा साहिबा की अगर बात की जाए तो उनका इदारा तेज़ाब गर्दी से मुतासरा खवातीन की सर्जरी समेत इलाज में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इनके फलाही खिदमात पर इन्हें मुतादिद कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात मिल चुके हैं, जिसमें सदारती अवार्ड बराए प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल है। तो आपा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप हमारे पास आज मौजूद हैं। और मैं चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि आपका इदारा, जाहिर है आप लोग एक अरसे से काम कर रहे हैं, 20 साल से, ऑब्वियसली 2 डेकेड्स हो गए, तो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो चुकी हैं, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और जाहिर है इस मुल्क में कहते हैं कोई भी फलाही इदारा चलाना भी इतना आसान काम नहीं रहा। तो मुझे बताइएगा आपका काम कैसा चल रहा है, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या आप एफ़र्ट्स आप कर रही हैं, और क्या वाकई मुश्किल हो रही है या फिर अल्लाह का शुक्र है? नहीं, अल्लाह का शुक्र तो खैर हर वक्त करना चाहिए, लेकिन इस जो हीनियस क्राइम है उसमें तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। वारदात बढ़ रही हैं, हादसात बढ़ रहे हैं, लड़कियों के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, तेज़ाब से जलाना, मिट्टी का तेल छिड़क के पूरा यानी कि बच्चियाँ और माँ सबको जला देना, इट्स बिकमिंग कॉमन। अब इसमें अगर आप कहती हैं वारदात बढ़ रही है तो शायद जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो जब रिपोर्टिंग बढ़ती है तो हमें लगता है कि वारदात बढ़ रही है, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ना हम पहुँच पाते ना वो हम तक पहुँच पाती हैं। वहाँ पे सहूलियात नहीं है उनके इलाज की, वो लोग नहीं बच पाती। तो हम लोग कोशिश तो ये करते हैं, मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। मीडिया जो है वो हमें क्राइम रिपोर्टर्स या कहीं कोई वाक़या वो फ़ौरन हमें फ़ोन कर देते हैं कि आपा ये वहाँ पे जल गई है लड़की, या इसको जला दिया है, या ऐसा वाक़या हुआ है। हम पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद से हमारा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम लोग तो आए रोज़ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें आइडिया है कि वाक़यात तो रुकने में नहीं आ रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। और मैं तो कभी कभी ना बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती हूँ कि दिल दहला देने वाले वाक़यात, अभी टोबा टेक सिंह का वाक़या हमारे सामने है
कि एक भाई उसकी मूवी बना रहा है, वीडियो बना रहा है, और दूसरा भाई बाप के साथ मिलकर लड़की को कत्ल कर रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब जब कोई जुल्म हो रहा हो तो एटलीस्ट ये होता है कि भाई जो वीडियो बनाने वाला है मोबाइल छोड़ के उसको बचाए किसी तरीके से। बहुत मैं समझती हूँ हमारे माशरे की सोच और हमारे जो परवरिश और तरबियत जो है ना, उसमें इतनी कमी रह गई है कि ये तो खैर आप एक घर का वाक़या सुना रहे हैं ना, ये तो आम होता है कि आप देख रहे हैं कि कोई रेप हो रही है बच्ची, किसी के ऊपर तेज़ाब फेंका जा रहा है, वो चीखें मार रही है, मदद को पुकारी है, आपसे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। ये कौन सी इंसानियत है? ये कैसे मुसलमान हैं? हम चलो हम समझें कि तालीम नहीं है, हम जाहिल हैं, लेकिन क्या हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें ये तालीम देता है? कौन सा मोहल्ला है बेटे जहाँ पे मस्जिद नहीं है, और कौन सी मस्जिद है जहाँ पे जुम्मे का खुतबा ना आता हो? बिल्कुल सही। और अगर जुम्मे का खुतबा हो रहा है तो कौन सा खुतबा है जिसमें औरत के हवाले से खुतबा दिया जा रहा हो? सो हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने नज़र में रखते हुए उसको बेहतरी की तरफ लाना पड़ेगा। मुआशरे की तरबियत में जो कमी रह गई है, मैं इस पर भी आपसे मज़ीद बात करूँगी, लेकिन मेरा जो बिल्कुल पहला आपसे सवाल था वो मैंने शायद जल्दी कर लिया, पहले मैं आपसे केसेस पे बात करती। ये जो एक्सपेंस है, ऑब्वियसली आप ट्रीटमेंट करा रही हैं और जाहिर है ये ट्रीटमेंट भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता हो, और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और लंबा है, तो उसको मीट करने में जाहिर है केसेस भी ऐसे हैं कि जो बढ़ते जा रहे हैं, कम होने में नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, या फिर पाकिस्तानियों के दिल में सिलाई रहमी बहुत है, वो दिल खोल के बिल्कुल यकीनन देते भी होंगे, लेकिन जाहिर है जब महंगाई इतनी हो गई है तो मेडिकेशन भी सस्ता नहीं रहा। लोग जो है ना, मुझे लगता है रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला के साथ भी सोच रहे होते हैं, एक नेकी करूँगा तो 70,000 नेकियों के बराबर मिलेगा। अल्लाह ताला आपकी नियत देख रहा होता है। आप पूरे साल लोगों की मदद कर सकते हैं, आप पूरे साल सदकात दे सकते हैं, ज़कात। अब हमारी जो बच्चियाँ होती हैं उनका एक ऑपरेशन जो है वो 80,000 रुपये का है, ठीक है, जो कि देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो एक ऑपरेशन से ठीक नहीं होती हैं। 30 ऑपरेशन, 35, 40। अब जब मैं किसी से ये कहूँ कि आप हमारी एक बच्ची का ऑपरेशन का ख़र्चा ले लें, तो वो कहते हैं क्या, इतने में तो मैं 500 बच्चों को पढ़ा दूँगा। तो अल्लाह ताला आपके नंबर काउंट कर रहा है? नो, अल्लाह ताला आपकी नीयत का देता है। आप एक माँ को बचा रहे हैं, एक बेटी को बचा रहे हैं। आप ये देखिए कि आप आगे आने वाली नस्ल को बचा रहे हैं। बिल्कुल तो ये हमारे यहाँ की जो सोच है, जो एटीट्यूड है, जो मेंटालिटी है, उसको बदलना ज़रूरी हो गया है। और खर्चा आप ही सजेस्ट कीजिए वो कैसे बदली जा सकती है, कि मुआशरे की तरबियत कैसे होगी? वैसे तो कहते हैं कि जी माँ की गोद पहली दरसगाह होती है और ये घर का माहौल होता है। अगर बेटा आपका अपनी बीवी के साथ जुल्म कर रहा है तो उसने अपने घर में कि जुल्म होता हुआ देखा है तो वो कर रहा है। जी, तो अगर वो होता हुआ उसने देखा और वो कर रहा है तो उस वक़्त माँ का एक बहुत बड़ा किरदार होगा, क्योंकि वो क्यों चाहती है कि उसके साथ जो जुल्म हुआ है वो मैं किसी और के साथ करवाऊँ। सो अगेन द मेंटालिटी, मैं समझती हूँ कि जो तरबियत है, जैसे आपने बताया कि मतलब बच्चे की माँ के पेट में होते वक्त ही तरबियत शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर घर में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद गाल गलोच तो बच्चा इज़ टेकिंग इट। उसके बाद वो बाहर निकल के जब वो दुनिया देखता है तो उसके सबसे करीब तरीन प्यारे तरीन रिश्ते माँ बाप होते हैं, और वही माँ बाप जो होते हैं उनकी जो तरीक़ाकार है उनकी परवरिश करने का, मैं फिर यही बात कहूँगी कि कुरान को समझना और पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तालीम जो है वो एक टनल के कोने में एक ऐसी लाइट है जो आप हासिल करना चाहते हैं ताकि आपको डिग्री मिले और अच्छी जॉब मिले, लेकिन उस टनल से गुज़रने के लिए आपकी जो तरबियत है, किधर कैसे क्यों, ये सब आपके माँ बाप करते हैं। अब अगर माँ बाप ही नहीं तवज्जो दे रहे हैं तो बच्चे का हाल जो है वो बिल्कुल बेनथे बैल की तरह होता है। आप उसको एक ऐसी मोम का पीस होता है जिसको आप खुद ही मोल्ड करते हैं। आप बच्चियों के लिए एक अलग सोच रखते हैं, उनको आप दूसरी तरबियत और परवरिश की बात करते हैं, बच्चों को कहते हैं तुम ही हो। अच्छा, मुझे इतनी आई एम रियली सरप्राइज्ड कि हम लोग अब पत्थर के दौर में नहीं हैं, हम टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस हो चुके हैं, काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। ये वीडियोस भी अगर बन रही हैं तो ये मोबाइल एंड्रॉयड चलाना आया तो वीडियोस बन रही हैं, लेकिन हम ये नहीं सीख सके कि ये तरबियत होना कितनी ज़रूरी है, और ये स्पेशली इसमें पेरेंट्स का ही। मैं इसमें मज़ीद भी आप बात करूँगी, लेकिन अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है।
जी वेलकम बैक नाजरीन। और हम लोग बात कर रहे थे मुआशरे की तरबियत की, और ज़ाहिर है आपा इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि तरबियत तो ठीक है, वो अपनी जगह पे पेरेंट्स का एक बहुत अहम किरदार है। जितने भी फलाही इदारे हैं जो कि लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आप बहुत बड़ा काम है जो आप कर रही हैं, उसमें मैं अक्सर एक्सपर्ट्स को देखती हूँ, वो कहते हैं कि जी आर्ट ऑफ फिशिंग सिखाना चाहिए, ना कि आप किसी को मछली दें खाने के लिए और वो बस खाता रहे और उसका वक्त गुजरता जाए। तो इस तरह कभी उसमें ना एक खुद मुख्तारी या फिर वो जो उसकी इज्जत नफ्स है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है किसी में रहे, और लोग अपना करें और अपना खाएं। इसमें आप लोग माशाल्लाह से सिखा भी रहे हैं। तो मैं चाहूँगी वो बताइएगा कि वो काम आप किस तरह कर रही हैं, क्या सिखा रही हैं, कैसे सिखा रही हैं, और उसके बाद जो ज़िंदगियों में तब्दीली आ रही है उन लड़कियों के, वो ज़ाहिरा फीलिंग्स आपके साथ शेयर करती होंगी, वो क्या है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना उन ख़वातीन और हज़रात और बच्चों को भिखारी ना बनाएं, ठीक है। और उसके लिए उनको अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। उनकी खुद मुख्तारी होगी, उनकी बाइख्तियारी होगी, वो बाएतमाद होंगे। हम उनको जब कोई हुनर सिखाते हैं तो सबसे पहले तो ये भी देखना होता है ना बेटे के उसके अंदर वो सीखने की सलाहियत है या नहीं है। मतलब अगर उसने तालीम ही नहीं हासिल की तो हम उसको आईटी के प्रोग्राम में बिठाल दें, क्योंकि हाँ तो वो क्या काम आएगा उसके। टेकिंग इन कंसिडरेशन कि उनकी क्या बिज़नेस अक्यूमेंट है या उनके पास अपना क्या हुनर है, उसको हम और चार चांद लगा सकते हैं। छोटी बच्चियां होती हैं जिनके ऊपर जब ये तेज़ाब फेंका जाता है, 16 साल 17 साल मतलब 25 साल तक की उम्र इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। उनकी ज़िंदगियों के अंदर ख़ूबसूरती, अच्छा लगना, अच्छा पहनना, चाहे जिस भी क्लास से ताल्लुक़ है, उस वक्त जब मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं आपको क्या सिखाऊं बेटे, वो कहती हैं ब्यूटी पार्लर द कोर्स। तो उनकी बेशक उनकी खूबसूरती चली गई, उनका चेहरा मस्क हो गया, लेकिन उनका दिल जो है वो खूबसूरती को पसंद करता है। तो ब्यूटी का जो कोर्सेज़ होते हैं वो तो मैं बहुत आसानी से सिखा सकती हूँ, वो मेरे पास सीखती भी हैं और मेरे पास काम भी करते हैं। इस वक्त जेपेलेक्स के 80 फ्रेंचाइजेज़ हैं, तो इट्स मैंडेटरी कि हर फ्रेंचाइज़ के अंदर 1-2 बच्चियाँ जो हैं वो काम करें। तो एक तो वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं, जहाँ वो कमाने लगती हैं वहाँ पे वो घर पे बोझ नहीं रहती, और बल्कि बोझ क्या, वो अपनी बहुत सारे जो अखराजात होती हैं वो ख़ुद उठा लेती हैं, ठीक है। उनकी अपनी बच्चियाँ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं जो कि जलाए जाने के वजूहात सिर्फ इसलिए कि 3 बच्चियाँ क्यों पैदा हो गई, तो वो उनको उनकी तालीम और तरबियत का भी ख्याल रखती हैं। बिल्कुल। हम उनकी स्कॉलरशिप भी देते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज़ है कि जी मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपको सुन के हैरत होगी, कराची में हमारी बेटियां जो हैं वो बाइकिया का काम कर रही हैं, ठेले लेके। अब आजकल रमज़ानों में उनकी बड़ी बिक्रियां होती हैं, वो सामान बेच रही हैं और या खाने पकाने की चीज़ें कर रही हैं। सही। उसके अलावा जो है उन्होंने अपने घरों में छोटे छोटे परचून की दुकानें खोली हुई हैं। सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो कोई ना कोई काम कर रही होती हैं। स्टार्टअप्स मतलब उन्होंने शुरू किए हैं जो छोटे। जाहिर है इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जब आपकी बैक होती है तो उनको ये होता है कि एटलीस्ट हमें बताने वाला, गाइड करने वाला कोई ना कोई है। अच्छा, और मैं छापे मारती हूँ उनके ऊपर। अच्छा, ये नहीं होता कि मैंने बस दे दिया तो अब तुम कर लो, क्योंकि घर वाले बहुत सी दफ़ा उनकी चीज़ों को बेच देते हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि हर दफ़ा वो बेचे और हर दफ़ा हम उनको सामान दें। तो मैं जाके चेक करती हूँ किस तरह करना है, बैंक अकाउंट्स खुलवा के देती हूँ ताकि वो अपने जो भी कमाएं वो बैंक में, वो फिर कोई उनसे छीन नहीं सकता है। उनकी मर्ज़ी है वो कितना घर में दे सकती है, उनकी मर्ज़ी है कि वो अपने नशई मियाँ को ना छोड़ें अगर, तो उसको क्या देना और क्या नहीं देना है। एक पूरा सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है जिसमें उनकी एम्पावरमेंट और उनकी बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम होता है। जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, हमारी एक बच्ची ने एमफिल कर लिया, हमारी 4 लड़कियां नर्सेज हैं, हमारी बच्चियां ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रही हैं, मैट्रिक पढ़ रही हैं। तो उसमें यह है कि बहरहाल उनको तालीम जो है वो मिल रही है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये अब इसमें ज़ाहिर आपको काउंसलिंग भी करनी पड़ती होगी, क्योंकि अगर वो ये सब कर रही हैं तो रहना तो उन्हें फैमिली के साथ ही है ना, तो फिर उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग की जाती है। किस तरह, मतलब आप इस हवाले से आप लोग उनको? तो बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि
फैमिली के साथ रहने की जगह वो उन्हीं के साथ रह रही होती हैं जिन्होंने उनको जलाया है, क्योंकि उनके और कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है। तो वो बहुत बड़े जहनी दबाव और इंतशार का वो ज़ाहिर है कि हमेशा शिकार रहती हैं, सुसाइडल होती हैं। लेकिन जहाँ मजबूती आती है तो फिर उनको ये पता है कि अब हम बोझ नहीं हैं, अब हमारी वजह से इनके यहाँ भी चूल्हे में कुछ हिस्सा डाला जा रहा है। तो उनकी काउंसलिंग, हाँ, जो घर वाले होते हैं जैसे माँ बाप बहन भाई वगैरह, उनके लिए जब हम उनको कहते हैं कि आए फलां डॉक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जल गई है, ये पागल नहीं है। यू सी फॉर देम गोइंग टू अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, ये लगता है कि शायद पागल ही जाते हैं। अब तो ये एक ऐसा मेडिसिन का शोबा है जहाँ पे आम लोग भी अपने दुख सुख जो है वो फुलोरने जाते हैं और बहुत कुछ गाइडेंस मिलती है, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है। असल चीज़ ये है कि इस किस्म के वाक़यात और इस किस्म के हादसात जो है उसकी रोकथाम में हमारी स्टेट क्या कर रही है। स्टेट क्या? अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे बिल्कुल यही था कि अभी हम मुआशरे की तरबियत की बात कर रहे थे, पेरेंटिंग की बात कर रहे थे। वो तो ठीक है, आपने बताया कि जी माँ बाप का बड़ा किरदार है, ये कोई मोम नहीं है कि किसी भी तरह बस मोल्ड हो गई। जाहिर है कि आपको इनको बताना है कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, और कैसे चलना है, इस दुनिया में कैसे रहना है। इसमें अब स्टेट की जो जिम्मेदारी है वो आपकी नज़र में क्या है? और दूसरा, क्या आपके साथ भी कोई कोऑपरेशन है स्टेट की तरफ से इन मामलात में? जाहिर है माशाल्लाह आपको इतनी एक्नॉलेजमेंट मिली है, तो उसके बाद बस यही मिली है, बस यही मिली है। हाँ, बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोग कम से कम इस बात को रियलाइज़ करते हैं। अब मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि ये वो काम है जो उनका करने वाला है, जो आप लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो अपने कामों से फारिग हों तो हमारा काम करें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब हम इस हिसाब से देखें कि कवानीन के हवाले से हमारे मुल्क में दरख्तों की भी कवानीन है, जानवरों की भी कवानीन बने हुए हैं, लेकिन अगर उसको लागू नहीं करेंगे तो जुर्म कभी नहीं रुकता है। तो जब ये बच्चियाँ जिनके साथ ये हादसात होते हैं, मेरे पास 856 या 66 बच्चे हैं, मर्द हजरात भी हैं, उनमें से मेरे ख्याल में खाली 34-36 लोग हैं जिनके परपेट्रेटर्स यानी कि जिन्होंने ये जुर्म किया है वो बिहाइंड द बार्स हैं। ठीक है, बाकी ये तो बिल्कुल एक समंदर में कतरे के बराबर सज़ा है। तो हमें सबसे पहले जो है वो इसकी आगाही के हवाले से बातचीत करनी चाहिए। हाँ, बेशक स्टेट हमें मदद ना करे और हमें इनकरेज करते रहे, लेकिन स्टेट हमें बुला के तालीमी इदारों में कवानीन के हवाले से कोई ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जो बच्चियों को एटलीस्ट पता हो कि अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ ये हुआ तो ये कानून है और ये उसके शिक है जो मुझे सबसे ज़्यादा मजबूत करेगी और मुझे किस तरह अपना इस हक को इस्तेमाल करना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा ना, सजाएं नहीं मिलेंगी, ये केसेस कम नहीं होंगे, बिल्कुल ये बढ़ते जाएंगे। और जाहिर है फिर इस तरह के केसेस बढ़ने से आप लोगों का बोझ कम नहीं होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। अच्छा आपा, इसमें जब हम बात करते हैं ना, पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आपके सामने कैमरा है, आप नाज़रीन को बताइए कि आप लोगों से रुजू करने के लिए क्या कांटेक्ट नंबर है, किस तरह आप लोग भेजा जा सकते हैं कि रमज़ान का महीना, बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं कि हमें कोई जगह मिले या फिर कोई ऑथेंटिक पर्सन का, हमें कुछ कंसर्न पर्सन का एड्रेस मिले या फिर कोई अकाउंट नंबर मिले जिसमें हम अपनी डोनेशन भेज सकें। डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की वेबसाइट को विज़िट करें, उसमें बहुत सारे बैंक अकाउंट नंबर्स हैं। ज़कात के हवाले से, सदक़ात के, डोनेशन के हवाले से आप हमें कांटेक्ट करके इन बच्चियों को मिल भी सकते हैं। अच्छा, हमारे जो इदारा है उसकी सबसे जो बेहतर चीज़ है वो ये है, आपने पैसे दिए, उस बच्ची का इलाज हो गया, आप उसके बारे में मालूमात हासिल करिए। आप उस बच्ची के पास जब उसका ऑपरेशन हो रहा हो तो आप ऑपरेशन के वक्त भी आ सकते हैं। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग नहीं इतना पे कर पाते, तो कम से कम अगर कोई हुनर है तो उनको सिखाइए, अगर कोई तालीम आप उनको देना चाहते हैं उनको बताएं। ये भी वो सदका जारिया है जो कि आपको हर वक्त, मतलब आपने ऑपरेशन करवाया और किसी बच्ची की आंख खुल गई, सारी ज़िंदगी वो आपको दुआ देती रहेगी। किसी बच्ची के हाथ मुड़े हुए हैं, वो काम करने लग जाए, सारी जिंदगी दुआ देगी। तो ये तो लंबा आपने अल्लाह ताला के साथ जो है ना तिजारत कर ली। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगी आप, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है फाइनली, क्योंकि हम अभी मुआशरे की तरबियत की बात कर रहे थे, पेरेंट्स के किरदार की बात कर रहे थे, माओं का बहुत अहम रोल है। आप एक छोटा सा मैसेज अगर एक माओं के लिए भी देंगी ना, जो कि ज़ाहिर अपने बच्चों की तरबियत करती हैं और उनके बच्चे हैं और चाहती हैं कि वो अच्छे इंसान बने, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं माओं को ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने बेटे और बेटियों को
एक तरह से एक ही तराजू में तोलें। बच्चियों में और बच्चों में जेंडर बायसेस नहीं होने चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं और फिर हक़ की बात करें। और यही चीज़ आप अपनी बेटियों को और अपने बेटों को भी सिखाएं। रिश्ते सिर्फ माँ के नहीं होते, बहुत सारे रिश्ते हैं, उनका एहतराम, मोहब्बत, प्यार, ताज़ीम, हर चीज़ जो है वो आप माँ ही कर सकती है। बिल्कुल, बहुत प्यारी आपने बात की है, बहुत प्यारी बात आपने की है। और मैं चाहती हूँ, पता है, इस तरह के वाक़या जिन जगहों पे पेश आते हैं वहाँ पर यही जेंडर बायसनेस है कि बेटे को किसी और तरह पाला जाता है, उसको कुछ और समझाया जाता है, और बेटी को बस कहा जाता है कि तुमने तो वैसे भी किसी और के यहाँ जाना है, तुम जितना अंदर रहो, उसके हकूक जो हैं वो भी मारे जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जब तक आप ये करेंगे, आप अपने नबी के दौर में देखें ना, हमारे आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की परवरिश कैसी की, उनके जिगर का टुकड़ा था फातिमा। मतलब सोचे कि उनके लिए उठना, बोसा देना, उनका क्या जहेज उनके लिए। और फिर सिर्फ हजरत फातिमा तो ज़ोहरा नहीं, इतने हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने और उसके बाद भी ख़वातीन थी जो कि एम्पावर्ड थी। एम्पावर्ड थी, बिल्कुल। तो इसलिए बीबी खदीजा उसकी सबसे बड़ी मिसाल है विमेन एम्पावरमेंट की। बहुत शुक्रिया आपा, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और आपने कीमती वक्त इस माह मुक़द्दस में हमारे लिए निकाला है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। माह सयाम में पतंग की डोर कई जिंदगियों के चिराग गुल कर चुकी है। कमिश्नर कराची ने शहर कायद में पतंग उड़ाने और फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में दफ़ा 144 के तहत पतंग बनाने और फरोख्त करने पर भी पाबंदी आयद होगी। लाहौर की अगर बात की जाए तो पतंग की धाती डोर फिरने से मजीद 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब की है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। समाजी रहनुमा हैं यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यूसुफ साहब, बहार का मौसम बड़ा खूबसूरत मौसम होता है, बड़ा अमेजिंग मौसम होता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, मोहब्बत का, अट्रैक्शन का बाइस होता है, और जाहिर है आपने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है, और तभी हिस्टोरिकली इस मौसम की और इन कल्चरल एक्टिविटीज़ की ग्रोथ भी हुई। मैं बसंत की स्पेसिफिकली बात करना चाह रही हूँ। लेकिन अब एक ट्रांजिशन जो कि हमने महसूस की है पिछले कुछ सालों से अब तक, कि अब नौबत ये आ गई कि इस त्यौहार को हमें ख़त्म करना पड़ रहा है, पाबंदी लगानी पड़ रही है पतंगबाजी पर। क्या वजह बनी कि ये कितना इवेंट जिसको हिस्टोरिकली इतनी ग्रोथ मिली और आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ तक मामलात आ गए कि इसको बंद ही करना पड़ रहा है? वजह क्या बनी इसमें? देखिए, वजह तो ऑब्वियसली बड़ी ऑब्वियस है कि ये जो इसकी बुनियाद बनाएगी वो ये कातिल डोर है। और अफसोसनाक बात यह है कि अब एक पाबंदी आज से नहीं, इसको तो अब काफी साल हो गए काइट फ्लाइंग के ऊपर, काइट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। पिछले मेरा ख्याल है कि जब परवेज इलाही साहब थे चीफ मिनिस्टर, उनके जमाने में ये बैन हुई थी पहली दफा जब जी। तो ये, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि जब भी आप कोई चीज करते हैं तो आप सबसे पहले उसके रुख तक पहुंचे कि ये खराबी कहाँ से पैदा हो रही है। खराबी तो पैदा हो रही है इन डोरों से। अगर आप इन डोरों पे पाबंदी लगाएंगे, देखिए अभी आपने कहा कि ये तो ऑब्वियस है कि डोर की वजह से पाबंदी लगी है, बिल्कुल ये ऑब्वियस है। लेकिन जब आपने इसमें माशाल्लाह किरदार अदा किया और ये बड़ा अच्छा एक फेस्टिवल था, तब भी तो ये पतंग डोर से ही उड़ती थी। क्या तब ये वाकयात नहीं होते थे? आप वो ये देखें, हुआ ये कि जब उस जमाने में जब से ये डोरें आई हैं जो पॉलिएस्टर की डोरें हैं, और वो धागा इस्तेमाल हो रहा है कि जो एक बुलेट प्रूफ वेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर लोहे का भरोसा और केमिकल लगाया जाता है, वो एक तलवार की तरह होती है। जो ओरिजिनल डोर है, अब सारे हिंदुस्तान में काइट फ्लाइंग होती है, वो पसंद भी करते हैं, लेकिन वहां इस तरह के नाखुशगवार वाकयात नहीं होते। उसकी वजह यह है कि उन्होंने, अब हमें चाहिए यह था कि उन फैक्ट्रियों पर छापे मारते, वो डोरें बंद करते। जो नॉर्मल कॉटन की डोर होती है वो तो हाथ से टूट जाती है। और दूसरी बात आप देखें कि ये सारी जितनी अमवात या लोगों के जो नुकसान हुए हैं, जख्मी हुए, ये सब मोटरसाइकिल के ऊपर है। ये को गाड़ियों पे या उसके उस तरह ये नहीं हुआ कि लोग चलते जा रहे हैं तो ठीक करते। तो ये मैं, अब मेरी अर्जी है कि ठीक है, आप फेस्टिवल बंद करना चाहते हैं आप करके,
लेकिन इससे क्या वो खत्म हो गया। नहीं, लेकिन मेरी अर्ज यहाँ पे सलाउद्दीन साहब ये है, देखिए बिल्कुल वो चीज जो कि इंसानी जान के लिए खतरा है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि उस पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या कोई और दरमियान का रास्ता नहीं था कि एटलीस्ट ये जो त्योहार है, ये जो इवेंट है, एटलीस्ट ये जिंदा रहता? इसको क्यों पतंगबाजी के साथ ही जोड़ दिया गया कि बसंत होगी तो पतंगबाजी होगी, पतंगबाजी नहीं होगी तो बसंत नहीं होगी? ये आपने और मैंने नहीं जोड़ा। बसंत जो है ट्रेडिशनली आज से कई 100 साल पहले से लाहौर में काइट फ्लाइंग के साथ ही मनाई जा रही है। तो इसको आज ये कहना कि ये क्यों पतंग के साथ जोड़ दिया गया, ये एक रवायत है। उसके अलावा तो कोई बसंत है ही नहीं। देयर इज नो फेस्टिवल ऑफ बसंत विदाउट द काइट फ्लाइंग। तो फिर दरमियान का रास्ता क्या सजेस्ट करेंगे आप? दरमियान का रास्ता ये है कि आप इसको कंट्रोल करें। आप डोरे जो बनाते हैं इनको पकड़े। इनसे ये जो इस किस्म की डोरे हैं जो उनको रोका जाए, और जो नॉर्मल डोर होती थी कॉटन की, उन डोरों को इजाजत दी जाए। जो काइट का साइज है वो छोटा किया जाए, और एक स्पेसिफिक इलाकों में, मतलब अगर आप अंदरून शहर लाहौर की जो 4 दीवारी की लाहौर की है उसके अंदर आप अलाउ करें, और जो सर्कुलर रोड है उसके चारों तरफ उस पे आप एक दिन का बैंड लगा दें मोटरसाइकिल का। तो मैं समझता हूँ। अच्छा, इसमें सलाउद्दीन एक चीज और भी है। देखिए, ये आपने, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि पाबंदी अब की बात नहीं है, पहले से है, लेकिन लोग जाहिर है उसको वायलेट करके पतंगबाजी करते रहे हैं, तभी इस तरह के वाकयात रुकने में नहीं आए और होते आए हैं। तो फिर क्या ये वहां पे कुछ कोताही बरती गई है कि सख्ती अगर शुरू से की जाती और ये जो अभी आप सजेशंस दे रहे हैं इन पर पहले ही अमल हो जाता तो जानें बच जाती? आई एग्री विद यू, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर चीज का जो एंड है ना वो यही बंद कर, ठीक है, ये नहीं हो रहा, बंद कर। ये नहीं किसी ने तरद्दुद किया कि ये एक $multi-billion बिजनेस बन सकती पाकिस्तान के लिए अगर हम इसको कंट्रोल करें, अगर हम इसको एक सेफ पसंद बनाएं जिसमें लोगों का नुकसान ना हो सके। उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा। तो ठीक है, मेरा मतलब अगर यही एटीट्यूड है कि भाई तो फिर ये होता रहेगा। पतंगबाजी जो है वो वक्तन फक्तन कहीं ना कहीं से आपको ये जो है खबरें आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल, इसमें नुकसान हो गया, भाई उसके रूट तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, जहर निकल रहा है बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कानून की अमलदारी होना बहुत जरूरी है, तभी ये जो रूट कॉज है ना इसको खत्म किया जाएगा। और डोर जो कि इतनी खतरनाक इंसानी जान के लिए, वो जो बनाने वाले हैं उनको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ सलाउद्दीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस पर हमें दी है। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मिलते हैं आपको राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम टू बोल के जायके। शेफ मायदा मेरे साथ मौजूद हैं और आज जनाब ट्रीट है चाइनीज खाने वालों के लिए, क्योंकि हमारी दोनों रेसिपीज चाइनीज हैं और शेफ मायदा जो हैं वो चाइनीज बनाने में ना बहुत एक्सपर्ट हैं, इन्होंने मुझसे शेयर किया था। तो लिहाजा अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए, अपने पेन निकाल लीजिए, आपने इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं। और आज हम बनाने क्या जा रहे हैं ये बताएंगी शेफ मायदा। जी सहरिश, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन, ठीक है, और उसके साथ हम बनाने जा रहे हैं चिली फ्राइड राइस, जिसको हम फहीता राइस भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चिली फ्राइड राइस बना रहे हैं। आपने वेजिटेबल फ्राइड राइस खाए होंगे, आपने एग फ्राइड राइस खाए होंगे, आज हम आपको सिखा रहे हैं चिली फ्राइड राइस, ठीक है जी। हम स्टार्ट लेते हैं चिकन मंचूरियन से। हम पहले उसकी मैरिनेशन को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे चिकन को ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दिया है, ठीक है। इसके हमने क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं ये हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हमने इसके अंदर 1 kg तकरीबन 800 ग्राम हमने इसके अंदर चिकन लिया है। इसके साथ हमने 1 अंडा डाला है, एग वाइट आप डालेंगे, एग योक आप नहीं डालेंगे। आपने इसके साथ कॉर्नफ्लावर लिया है 3 टेबलस्पून, सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, शुगर डाला है और चाट भी स्क्रीन पे आ रहा है मायदा जी। और जी ग्रेवी के लिए हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डालना है, गार्लिक डालना है, थाई चिली सॉस, केचप हाफ कप, नॉर का केचप हम इसमें यूज़ करेंगे, नॉर की चिकन क्यूब हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, सॉल्ट, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, सोया सॉस, शुगर, सोया सॉस, डार्क फ्राइड चिकन और कॉर्नफ्लावर से स्लरी बना के हम इसको फाइनलाइज करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, 2 स्टेप्स में बनेगी। हम सबसे पहले इसकी चिकन को फ्राई कर लेते हैं, जो हमने आधे घंटे पहले मैरिनेट करके रखी थी। हमने ऑयल को प्रीहीट कर लिया था। मैरिनेशन में क्या डाला आपने? मैरिनेशन में हमने इसके अंदर एग वाइट यूज़ किया है। आप अंडे की जर्दी नहीं इस्तेमाल करेंगे, एग वाइट यूज़ करेंगे। हमने इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है,
ठीक है, सॉल्ट डाला है, पेपर डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से, और हमने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है। बस आप इतनी सी चीज़ें इसको डालेंगे, मिक्स करेंगे और आप इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे चिकन की ग्रेवी की तरफ, जो हमारी मंचूरियन की ग्रेवी बनेगी। चलें जी, आप इसको फ्राई करें और हम अपने सॉरी नाज़रीन को बताएंगे कि हमारे किचन में जनाब क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले जो कि मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास लेमन मैक्स का लिक्विड सोप मौजूद है और उसके साथ साथ हमारे पास ये स्पॉन्ज है जिसमें हम तकरीबन 1 to 2 ड्रॉप्स डालते हैं। ये देखिए 1 ड्रॉप एंड दिस वन इज द सेकेंड ड्रॉप, और ये फ़ौरन से इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। थोड़ा सा पानी डालते हैं, अच्छा खासा झाग बनता है और 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को कट करता है, झाग बनता जाता है, बर्तन धुलते जाते हैं। अगर आपके पास लेमन मैक्स लिक्विड नहीं है तो आप जनाब ये बार भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रा सा आपने ये स्पंज के इस तरफ से आपने ये लगाना है इसको, और इससे भी जनाब गीला करने के बाद बर्तन धुलते जाएंगे, झाग बनता जाएगा। मेहमानों की आने की कोई टेंशन नहीं है। ये मेरे किचन में लाजमी होता है। बर्तन जब धुल जाते हैं इतनी प्यारी खुशबू आती है बर्तनों में से, प्याज, लहसुन, अदरक, एग, किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती है आपकी प्लेट्स में से। तो लिहाजा कि अपने किचन में रखिए और इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा है ये। दूसरा जनाब इस वक्त हमारे पास मौजूद है पाम ऑलिव। ये मेरे सामने मौजूद है क्योंकि मुझे किचन में बार बार हाथ धोने की आदत है और मैं जब किचन में काम शुरू करती हूँ सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि अपने हैंड्स को वॉश करूँ। और ये रोज़ पेटल और मिल्क का ये कॉम्बिनेशन है, ये वाला पिंक कलर का पाम ऑलिव, जो कि आपकी स्किन की डलनेस को ख़त्म करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हाथों से इतनी प्यारी खुशबू आती है कि दिल चाहता है कि बस बंदा हाथ धोता जाए और काम करता जाए। तो बहुत रिफ्रेशिंग सा एक एहसास होता है, बहुत ही प्यारी खुशबू है। तो लिहाजा इसको अपने किचन में ज़रूर रखिए क्योंकि बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। मैं तो स्पेशली कोशिश करती हूँ मायदा कि एकदम अगर आपको किसी से कोई बात करनी है कि टेलीफोन को, मोबाइल को हाथ लगाना है तो खाने की स्मेल आ रही हो ना तो बहुत बुरा लगता है। हर चीज़ तो सारे हाथ आपके साथ इंग्रेडिएंट्स साथ वॉश होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे हमारी चिकन फ्राई हो रही है, ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लेगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप कि जब आप चिकन को फ्राई करेंगे तो मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे। ऑयल जो है वो इस टाइम पर थिक होता है, लेकिन जब आप चिकन को निकालेंगे डीप फ्राई करके तो आपने इसकी फ्लेम को हाई करना है, वरना ये सारा उस टाइम पे ना ऑयल आपका पतला हो जाता है। अगर आपने निकाल लिया इसको डायरेक्टली हल्की फ्लेम के ऊपर ही तो आपका सारा जो है वो चिकन ऑयल एब्जॉर्ब कर देगी। ठीक है, जब तक ये फ्राई हो रहा है, ठीक है, हम सैरिश जब तक जो है वो अपने चिली फ्राइड राइस बना लेते हैं ताकि फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसकी ग्रेवी की तरफ आ जाएंगे जो हमारी मंचूरियन की ग्रेवी है। चलें जी, आप इसको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दें पहले। चिली फ्राइड राइस में हमने बॉइल्ड राइस लिए हैं, ठीक है, हम 250 ग्राम इसमें यूज़ करेंगे। हमने ऑयल राइस को पहले से बॉईल करके रख दिया है, सॉल्ट डाला है इसके अंदर, ऑयल डाल के हमने इसको बॉईल किया है। ठीक है, हम इसके अंदर यूज़ करेंगे चिकन क्यूब, ठीक है, नॉर की हम क्यूब यूज़ करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर चिकन भी यूज़ करेंगे। अच्छा, राइस हमने 250 ग्राम लिए हैं, ठीक है। चार्ट ये भी स्क्रीन पे आ रहा है, अब आप इंग्रेडिएंट्स को रिपीट कीजिए। जी, हम राइस लेंगे 250 ग्राम बॉइल्ड होंगे, नॉर के चिकन क्यूब लेंगे, मैरिनेटेड चिकन लेंगे, ऑयल लेंगे, अनियन स्लाइस लेंगे, हाफ ग्रीन चिलीज लेंगे 3, सॉल्ट लेंगे, पेपर लेंगे, और चिकन की मैरिनेशन में हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो चिकन क्यूब्स होंगी। ठीक है, चिकन की स्मॉल क्यूब हमने काट के लेना है 250 ग्राम, डार्क सोया सॉस लेना है, विनेगर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट, पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसकी मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। चलें जी, स्टार्ट हम किस तरह कर रहे हैं? जी, हमने चिकन को ऑलरेडी मैरिनेट करके रख दिया है। अगर चिकन नहीं भी आपके पास तो कोई इशू नहीं है, नॉर की क्यूब से आप इसमें चिकन का फ्लेवर दे सकते हैं। हम इसके अंदर जो है वो अभी ऑयल डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। हम इसको ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। अब जी हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हमारी चिकन की मैरिनेशन में भी ऑलरेडी जिंजर गार्लिक पेस्ट मौजूद है। हम इसके अंदर हाफ अनियन डालेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है। हम यहाँ पर अनियन डालेंगे स्लाइस हुई हुई, हम इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। यहाँ पर बहुत हल्का सा हमने इसको सौते करना है और इसके साथ ही जो है वो हम नॉर की चिकन क्यूब डालेंगे जो इसके टेस्ट को बहुत ही मज़ेदार बना देगी। अगर आपके पास चिकन नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप नॉर की चिकन क्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली चिकन डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वही फ्लेवर ही आपको देगी। हम थोड़ा सा यहाँ पर 1 चिकन क्यूब डालेंगे, इसके साथ हम बहुत हल्का सा यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा।
यहाँ पे हम इसको सौते करेंगे। ठीक है जी, चले जब तक इसको आप सौते कर रही हैं मैं नाज़रीन को बताऊंगी कि जनाब हमारे घर के किचन की कैबिनेट में एक जार होता है जो कि हमारी अम्मियों को बहुत अजीज़ होता है, उनके दिल के बहुत करीब होता है। वो अक्सर हमें कहती हैं कि जहाँ से उठाओ वहीं वापस रखना, और वो जार होता है पत्ती का डब्बा। और इस दफ़ा इस रमज़ान माओ के लिए ख़ास तोहफा लेके आया लिप्टन, वो है जनाब ये जार ऑफ जॉय जो मेरे पीछे मौजूद है। इस जार ऑफ जॉय को आप अपने घर के किचन में लेके आइए, अपने किचन की रौनक को बढ़ाइए। लिप्टन की तरफ से ख़ास तोहफा है अम्मियों के लिए, हमारे लिए। और ये चाय तो खैर ऐसी है इसकी कि जब जब बनाओ बड़ा खूबसूरत गोल्डन कलर आता है और दिल चाहता है कि बार बार चाय बनाई जाए और पी जाए। खुशबू भी होती है और ज़ाहिर है आपको फ्रेश कर देती है चाय, और लिप्टन का कोई मुकाबला नहीं है। तभी कहा जाता है कि चाय चाहिए कौन सी जनाब, इस सवाल का जवाब एक ही है, लिप्टन ही तो है जनाब। तो हमारे किचन में भी लिप्टन मौजूद है। अगर आप लिप्टन पियेंगे तो मेरा नहीं ख्याल किसी दूसरी चाय की तरफ कभी आप जाएंगे। मज़ा ज़बरदस्त, कड़क चाय बनती है, बेहतरीन। जी मायदा जी, ये हमारी यहाँ पर चिकन फ्राई हो रही है। अच्छा, आपने चिकन को डाल के फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना है, वरना आपकी सारी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी। ये 1 से 2 मिनट इसको और लगेंगे, तो हम इसको निकाल लेंगे फिर। ठीक है, जब तक हम यहाँ पर जो है वो अपना, हमने इसमें चिकन ऐड कर लिया था सैरिश। ठीक है, ये यहाँ पर 1 से 2 मिनट इसको भी लगेंगे पकने में, चिकन को। ये चिकन जब तक यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि मंचूरियन जो है वह 2 से 3 तरह का मंचूरियन बनता है। ठीक है, हम यहाँ पर जो बना रहे हैं वो हम नॉर के केचप से बनाएंगे। ठीक है, और ये इंडो चाइनीज़ रेसिपी है, ये प्योर चाइनीज़ रेसिपी नहीं है, इसको हम इंडो चाइनीज़ कहते हैं। हम यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे वेजिटेबल्स का, लेकिन आप इसके अंदर वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। लेकिन जो ऑथेंटिक मंचूरियन बनता है उसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, वो शाशलिक के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर बाय द वे आप जार ऑफ जॉय ले आई हैं? मैंने एक नहीं 4 खरीद लिए। अच्छा मुझे इतना क्यूट लगा ये जार ऑफ जॉय कि इसमें मैं ज़ाहिर शुगर पॉट भी हो जाएगा, हाँ जी, पत्ती भी इसमें होगी, मल्टीपल यूज है इसका, किचन में आप कुछ भी रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये एयर टाइट है, एयर टाइट है। और दूसरा पता है, मैंने खवातीन को मार्केट में देखा, बड़ी तारीफ कर रही थी वो इसकी कि हम लोग लाजमी इसको बाय करेंगे। ये लिमिटेड एडिशन है, रमज़ान में सिर्फ आया है, तो लाजमी आप इसको खरीदेंगे। रमज़ान का तोहफा लिप्टन की तरफ से हमारे लिए। अच्छा, क्योंकि ये जार ऑफ जॉय सैरिश एयर टाइट है, तो इसके अंदर हम बहुत सारी अपनी चीज़ों को, जो किचन की चीज़ें हमारी होती हैं, जैसे बेसन हो गया, मैदा हो गया, जो आप खुला नहीं रख सकते, तो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सूजी रख सकते हैं, बिल्कुल फ्लावर रख सकते हैं, हम इसमें धनिया पाउडर रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप खुली नहीं रख सकते तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो चिकन हमारी फ्राई हो गई है, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर निकाल लेंगे। चिकन को हमने इसको पूरा 100% कुक नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हम इसके सॉस में भी इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ठीक है जी, हमने यहाँ पे इस चिकन को निकाल लिया, सिर्फ 80% हमने यहाँ पर इसको फ्राई करना है, बाकी इसे सॉस के अंदर ये पकेगी। ये हम यहाँ पर इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ये चिकन हमारी रेडी है, अब इसका सॉस बनेगा, वहाँ पर वो रेडी हो रहा है जी। तो ये चिकन हमने इधर निकाल ली है। हम ऑयल को यहाँ पर साइड पे रख देते हैं और हम अपनी दूसरा पॉट यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, जिसमें हम बनाएंगे इसका सॉस। यहाँ पर हम इसको ऑन कर लेते हैं, जब तक ये प्री हीट हो रहा है, जब तक हम इसको यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। ये भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, हम यहाँ पर आप जब तक ये कर रही हैं तब तक मैं नाज़रीन को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप चिकन के चिली फ्राइड राइस बनाना चाहते हैं जनाब, तो आपके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए तकरीबन 250 ग्राम बॉइल्ड राइस, नोर का चिकन क्यूब इसमें डाला है, मैरिनेटेड चिकन डाला है, ऑयल जो है वो 2 टेबलस्पून है, अनियन स्लाइस हाफ कप, स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज इसमें 3 तकरीबन डाली है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है। और इसकी मैरिनेशन में चिकन की हमने क्यूब डाला था और डार्क सोया सॉस डाली है, विनेगर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, रेड चिली फ्लेक्स है और गार्लिक और जिंजर का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें हमने डाला है। हाँ जी, ये हमारा जो है ये बन चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमारे बॉइल्ड राइस हैं।
ठीक है, हमने चावलों को पहले से बॉईल करके रखा है। अच्छा, हमने इसको 100% ही कुक करके रखा है क्योंकि हमने इसके अंदर इसको पकाना नहीं है, हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है। ये हमारे पास 500 ग्राम्स है, हम लेकिन इसमें से 250 ग्राम्स हम इसको डालेंगे, इसकी मिक्सिंग करेंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा चिली फ्राइड राइस जो हमने नॉर के साथ बनाया है। ठीक है जी, ज़बरदस्त। हम इसकी यहाँ पर मिक्सिंग करेंगे थोड़ी सी। आप अच्छा, फहीता राइस के अंदर कैप्सिकम, ये वैसे फहीता राइस है और इसको हम चिली फ्राइड राइस का नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमने इसके अंदर कैप्सिकम यूज़ नहीं की है। आप इसके अंदर जब कैप्सिकम यूज़ करेंगे तो ये फहीता आपके राइस बन जाएंगे। क्या बात है, और क्या मज़े की खुशबू आ रही है। हाँ जी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और इसकी जो शक्ल है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। तो वो ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, ये सब इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं, आप आराम से बना सकते हैं। आजकल तो ये सोया सॉस जो है ये तो हर जगह पे होती है, मतलब हर किसी के घर में किचन में लाजमी मौजूद होती है। और अगर चिकन आपके पास नहीं भी है तो नॉर की क्यूब है तो आप उसके साथ इसको बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। और अच्छा, चिकन को जैसे हमने यहाँ पर शैलो फ्राई किया है, आप इसको डीप फ्राई करके भी रख सकते हैं और फिर इसके अंदर आप ऐड कर दें अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो। ये हमारे राइस रेडी हैं। अब हम आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ और फिर हम इसको सर्विंग करेंगे इसकी लास्ट में। ठीक है जी, हम इसका सॉस बनाने के लिए हमने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना। सही, हम इसमें ऑयल डालेंगे, हमने पैन को पहले से प्री हीट करके रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। हम इसके अंदर अब जो ऐड करेंगे वो चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे। जब तक आप गार्लिक को सौते करेंगी, मैं नाज़रीन को बता देती हूँ कि आपने जब इसके चिकन को फ्राई किया तो उसकी मैरिनेशन में आपने जनाब डाला है 1 अंडा जिसका एग वाइट आपने लिया है और कॉर्नफ्लावर 3 टेबलस्पून है, सॉल्ट का पिंच आपने डाला है और पेपर पिंच डाला है, शुगर तकरीबन ½ टेबलस्पून डाली है और सोया सॉस का 1 टेबलस्पून डाल के आपने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद आपने इसको डीप फ्राई कर लिया। अच्छा, ये अब हम डालेंगे इसके अंदर चिली सॉस। ठीक है, ये आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डालेंगे, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून जितना डालेंगे चिली सॉस। ठीक हो गया। ठीक है, हमने इसको जो है यहाँ पर मिक्स करना है थोड़ा सा, हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, हम इसके साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे नॉर की चिकन क्यूब, इसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे। नॉर की चिकन क्यूब बहुत काम आ रही है आज हमारी क्योंकि आपने इसके अंदर जो है वो चिकन स्टॉक का इस्तेमाल करना है क्योंकि चिकन स्टॉक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। नॉर ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है तो हम यहाँ पर नॉर की क्यूब ऐड कर रहे हैं और इसके साथ ही हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें बिल्कुल चिकन स्टॉक वाला फ्लेवर देगा। ठीक है जी, हमने यहाँ पर नॉर की क्यूब डाल दी है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स होगा। अब हम इसके अंदर जो चीज़ ऐड करेंगे वो हमारा है नॉर का टोमेटो केचप। इसके बाद इसके बगैर जो है वो मंचूरियन अधूरा है, बन ही नहीं सकता। नॉर का केचप बहुत ज़रूरी है तो हम इसके अंदर तकरीबन ½ कप जितना हम इसमें नॉर का केचप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ज़बरदस्त नॉर केचप हम इसमें डालेंगे और जी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और फ्लेम थोड़ी सी हम इसकी हाई कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा जल्दी कुक हो जाए। पानी हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे, तकरीबन 1 कप जितना आप इसमें पानी डालेंगे। अच्छा, यानी कि जो चिकन में कसर होगी वो फिर इस पानी में उसको वो इसके अंदर कुक हो जाएगी क्योंकि जी आपने स्टॉक इस्तेमाल करना है। हमने स्टॉक के बजाय इसके अंदर चिकन क्यूब डाली है जो कि सेम स्टॉक वाला फ्लेवर देगी। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चिली गार्लिक केचप डालेंगे, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे नॉर का। हमने केचप थोड़ा सा कम करके इसमें चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दिया इसको मज़ीद थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देने के लिए। ज़बरदस्त मायदा। और इसके बाद आप इसमें आई थिंक सो नेक्स्ट आपकी जो इसमें प्रोसीजर है वो चिकन डालेंगी आप जी। पहले हम थोड़े से स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इसके अंदर शुगर डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून जितनी। अच्छा, इसके शुगर जाएगी। इसमें थोड़ा सा जो है वो चिकन पाउडर यूज़ होगा, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, 1/4 टीस्पून जितना। इसके अंदर हम ये वाइट पेपर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून जितना। ब्लैक पेपर इसमें जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून जितना। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे डार्क सोया सॉस यानी ऑयस्टर सॉस हम इसके अंदर डालेंगे
तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। क्या बात अगर है, ये आपके ज़बरदस्त। पास नहीं है तो आप सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। सोया सॉस की क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे। जैसे हमने 2 टेबलस्पून ये ऑयस्टर सॉस डाला है, आप इसके अंदर सोया सॉस 4 टेबलस्पून कर देंगे, ठीक है। सही। और थोड़ा सा हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसको हार्डली 1 मिनट लगेगा कुक होने में, जब तक हम अपने राइस को सर्व कर देते हैं, जब तक कि यहाँ पर चले मायदा, cook मैं हो रहा है। चाहूंगी इससे पहले कि आप राइस सर्व करें, आप पहले अपने हैंड वॉश कर लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद आप आइए जनाब सर्विंग की तरफ आ जाएं। जनाब यहाँ पर हमारे पास ये लाइफबॉय का लिक्विड हैंड वॉश मौजूद है, जो कि आपको जर्म से देता है 100% प्रोटेक्शन विद इन 10 सेकेंड्स। तो इस रमज़ान ये आप अपने घर लेकर आइए लाइफबॉय का हैंड वॉश लिक्विड सोप, जो कि आपको 100% प्रोटेक्शन देगा और जर्म्स को किल करेगा। और अपनी खुशियों को महफूज बनाइए, लाइफबॉय का हैंड वॉश इस रमज़ान घर लेकर आइए। जी, तो हमने हाथ भी वॉश कर लिए हैं लाइफबॉय से। अब हम इसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो हमारी चिकन को ऐड कर देंगे, जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई है। आपने इसके अंदर ये चिकन ऐड कर दी। अब ये इसके अंदर तकरीबन समझें कि 2 से 3 मिनट हम इसको ढक्कन ढक देंगे, जब तक ये कुक हो रही होगी इसके अंदर। और जी हम अब इसको हम अपने जब तक राइस सर्व करेंगे तो ये हमारी फाइनल हो जाएगी, स्टीम के अंदर ही ये कुक हो जाएगी। हम इस पे ढक्कन ढक के इसको रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि लास्ट में हमने इसको कॉर्नफ्लावर से इसके अंदर स्लरी भी डाल ली है, ठीक है जी। ये यहाँ पर थोड़ा सा कुक हो जाएगा, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। हम जब तक अपने यहाँ पर राइस की सर्विंग कर देते हैं, यहाँ से हम चीज़ें रिमूव कर देते हैं जी। टाइम भी चूंकि हमारे पास कम है, ऑलमोस्ट हमारी दोनों रेसिपीज जो हैं वो डन है। हाँ जी, तो बस जी हम यहाँ पर अपने राइस सर्व करेंगे, जो हमने चिली फ्राइड राइस बनाए हैं नॉर की चिकन क्यूब के साथ। चिकन नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं है, चिकन जैसा बिल्कुल फ्लेवर आपको नॉर की चिकन क्यूब देगी। हमने 1 चिकन क्यूब डाली है, अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप इसके अंदर 2 चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे राइस जो हैं वो, और बहुत खिले खिले राइस बने हैं, बहुत मज़े का मतलब इसका लुक है। अच्छा, खिले खिले राइस बनने का जो एक टिप है वो ये है कि जब आप चावलों को बॉईल करें उसके अंदर 1 टेबलस्पून आप सिरका डाल दें, तो आपके राइस बहुत खिले खिले और शाइनी बनेंगे। बेहतरीन, ठीक है जी। ये हमारे राइस यहाँ पर सर्व हो गए हैं। हम जब तक अपना इसको फाइनल कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, इसको क्या पानी में मिक्स करके डालेंगे, कैसे हाँ जी, डालेंगे? बस हम इसकी कॉर्नफ्लावर की हम यहाँ पर स्लरी बना के, ये हमारा डन है, ठीक है। ये हमारे पास पानी है, हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे, सही, ठीक है। हम उसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, सही, ठीक है। और जितनी ज़रूरत हो उतना पानी के अंदर आपने डालना है। इसको हल्का हल्का करके आप इसमें डालेंगे और इसकी थिकनेस को आप चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना है। क्या बात है मायदा, ज़बरदस्त, बहुत चटपटा किस्म का ना आज हमारे लिए इत्माम हो गया इफ्तार के लिए। ये देखें जी, ये हमारी इतनी कंसिस्टेंसी हमें बस चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। ये देखें, बस ये हमारा डन है। अब हम इसको भी सर्व कर देते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पर मंचूरियन को, चलें जी, यहाँ पर हम इसको जल्दी से सर्व करते हैं। आप इसके अंदर वेजीज डाल सकते हैं। रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो नाजरीन जो हमें देख रहे हैं लाजमी तौर पर उनको पसंद आई होंगी, आपने भी ट्राई करनी है, अपना फीडबैक हमें देना नहीं भूलना। आप दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए, उसके बाद बोल के जायके सेगमेंट देखिए, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, फीडबैक देना मत भूलिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा, बच्चे आपके बहुत खुश होंगे। चाइनीज़ बच्चों को वैसे बड़ा पसंद होता है। और मैं चाहूँगी कैमरामैन एक दफ़ा अगर आप फोकस करके दिखा दें कि हमारा ये दोनों रेसिपीज़ का लुक क्या है, तो ज़रा अच्छा हो जाएगा, देखने वालों को भी समझ आ जाएगी कि भाई लड़कियों ने मेहनत की आज। ये हमारी दोनों रेसिपी चलें जी, रेडी हैं। ज़बरदस्त।
तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा। बोल के जायके से मुझे शेफ़ मायदा को भी इजाज़त दीजिए। इन रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब वापस आपसे मुलाकात होगी स्टूडियोज़ में। जी वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम कुछ बात करेंगे रमज़ान मुबारक की 20वीं अफ्तारी का मौका है। शहर लाहौर में अफ्तारी की तैयारियां इस वक्त जारी हैं और मखियर हजरात की जानिब से रोज़ेदारों के लिए अफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। खुरम मलिक किस जगह पर मौजूद हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, उनसे जानते हैं। जी खुरम बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक का बरकत महीना है और हर तरफ अफ्तारी की तैयारियां जो है उसे मुकम्मल किया जा रहा है। वहीं मुखय्यर हज़रात की जानिब से जो है वो अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर जो रोजेदार है उनको बाइज्जत तरीके से जो है वो अफ्तार करवाया भी जा रहा है। यकीनन यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की करेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो रश दिखाई दे रहा है। रोजेदार है वो अपना हिस्सा जो है यहाँ से लेकर जो है वो जा रहे हैं। जो तकसीम करते हैं मुखय्यर हज़रात, इनसे जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, रमजानुल मुबारक का बरकत महीना है, क्या पैगाम देंगे? इसी तरह आप तकसीम करते हैं, क्या पैगाम देंगे? क्या कुछ अफ्तारी में होता है? अफ्तारी में चावल होते हैं और सब फ्रूट होते हैं। फ्रूट चाट बनी होती है, पकौड़े, समोसे, हर चीज होती है जो तकसीम होती है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर अफ्तारी का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है और यहाँ पर जो रोजेदार है उनका काफी ज्यादा जो है वो रश दिखाई देता है। हर शख्स की कोशिश होती है कि वो अपने घर जाकर। बहुत शुक्रिया खुरम मलिक, आपने में लाहौर की सूरत हाल दिखाई। अब हम फैसलाबाद का रुख करेंगे। वहाँ पर भी अफ्तार जो है उसकी तैयारी हो रही है और अहले खाना के साथ फैसलाबाद के ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो अफ्तार सड़क पर करते हैं। वहाँ पर खुरम दस्तगीर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या माहौल है। यहाँ पर ड्यूटी भी दी जा रही है, नेकियां भी हो रही हैं। बताइएगा खुरम। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के दौरान हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो अफ्तारी से कबल जो है घर में पहुंच जाए और अहले खाना के साथ मिलकर अफ्तारी करे। लेकिन हमने देखा है कि फैसलाबाद में जो ट्रैफिक पुलिस है वो शहरियों को उनके घरों तक बर वक्त पहुँचे। सड़कों के जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे खड़े होकर शहरियों को गुजारते हैं और ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करते हैं ताकि जो शहरी हैं बर वक्त घरों में पहुँच के अपना अफ्तार जो है वो कर सकें। यही वजह है कि जो ट्रैफिक के अफसरान है, जिसमें चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन है और इसके अलावा DSP खालिद अली में, उनकी जानब से जो शहर के मुख्तलिफ इलाके वहाँ पर खसूसी गाड़ियों का एहतमाम किया गया है जो ट्रैफिक वार्डन के दरमियान अफ्तार के जो पैक है वो तकसीम कर देते हैं। मेरे साथ इंचार्ज कोतवाली यहाँ पर मौजूद हैं, कोतवाली सेक्टर, उनसे बात भी करते हैं। ये बताइएगा किस तरह आपका अफ्तार जो है गुजरता है पूरे रमज़ान? अस्सलाम वालेकुम। हमारे इधर जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश होती है कि अफ्तारी घर में करें और उसी लिहाज से हमारे अफसरान बाला और ट्रैफिक अफसरान और हमारी जो स्टाफ ड्यूटी है वो रमज़ान में स्पेशल ड्यूटियाँ दफ्तर से भी इधर चौकों दी हैं कि ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से अपने घर पहुंच सकें और अफ्तारी कर सकें। रही बात हमारी अफ्तारी की, तो हमें अफसरान बाला की तरफ से इधर ही अफ्तारी पहुंच जाती है, जो हम अपने स्टाफ के साथ इधर पॉइंटों के ऊपर ही अफ्तारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को सहूलत जितनी मैक्सिमम दे सकें घर पहुंचने की, वो हम देते हैं। आप लोगों का दिल नहीं करता कि जैसे शहरी जा रहे हैं घरों में बच्चों के साथ बैठ के अफ्तारी करें, तो किस तरह फिर वो फ़ोन कॉल तो घर से आती होंगी? दिल तो करता है लेकिन ड्यूटी है। जी गुलाम दस्तगीर, ब्यूरो हेड फैसलाबाद, बहुत शुक्रिया, आपने में यहाँ की सूरत हाल दिखाई है। कराची में भी नाजरीन अफ्तार की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। नुमाइश चुरंगी पर सज गया अफ्तार का सबसे बड़ा दस्तरखान और JDC के रूह रवा हैं जनाब जफ़र अब्बास, जो कि वहाँ पर पहुँच गए हैं और मोहम्मद काशान भी वहीं पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। तो उनसे जानते हैं कि यहाँ पर तैयारी कैसे करवाई जा रही है और अफ्तार में क्या पेश किया जाएगा। जी बताइएगा काशान। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े दस्तरखान पर मौजूद हूँ जो नुमाइश चुरंगी पर वाक़ई है। मेरे कैमरामैन यूसुफ आपको मनाजिर दिखाएं। इफ्तार के अंदर जो है यहाँ बारबेक्यू की तैयारी जो है वो की जा रही है और मंदी जो है एक मुनफरिद डिश होती है खाने की, वो भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। गर्मा गर्म बारबेक्यू जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। JDC फाउंडेशन की जानिब से ये सैरो अफ्तार का इत्माम जो यहाँ पर किया जाता है। शेरों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो इफ्तार करने के लिए यहाँ पर आती है और सहरी का इत्माम भी यहाँ पर किया जाता है। उनके यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो अपना काम पूरा करते हुए आ रहे हैं और इसके JDC फाउंडेशन के रूह रवा जो हैं ज़फ़र अब्बास, वो भी यहाँ पर खुद मौजूद हैं जो कि यहाँ की निगरानी भी कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पर खाना खिलाया जाता है, तमाम की ज़ेर निगरानी जो है
और यहाँ पर किया जाता है, जबकि इनका किचन भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बारबेक्यू भी है और बिरयानी है मंडी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि दिगर भी लवाजमात जो है वो भी शहरियों को पेश किए जाते हैं। ये वो पेश किए जाते हैं जो खुद खाते हैं, वही पेश कर रहे हैं। सफर भाई क्या कहना चाहेंगे? ये वही डिशेज है जो आप खुद भी खाने में खाते होंगे और वही लोग 15 साल से उसूल है, क्योंकि दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम यहाँ सदका खैरात खिलाया नहीं जाता। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें पहले मरहले में इनको अफ्तारी सर्व की गई है, उसके अंदर देखें यहीं पर देखें बन रहे ना आपके सामने, ये 4 बजे शाम से शुरू हो जाते हैं। समोसे यहीं बनते हैं, रोल यहीं बनते हैं, पकोड़े यहीं बनते हैं, जलेबियाँ यहीं बनती हैं, उसके साथ फल होते हैं और बड़ी अच्छी किस्म की खजूर होती है। देखें इस तरह का सामान होता है सारा। यहीं जलेबी बनती है, यहीं रोल बनते हैं, ये सब चीज़ें यहीं बनती हैं। उसके बाद पहले मरहले में ये सर्व करते हैं और यहाँ पर और लोग भी आके बिरयानी शाम में अफ्तार में खिलाते हैं। तो जब हम सब मिल के फिर यहाँ पर लोगों के जितने लोग आते हैं उस मजमे को कवर करते हैं। आज मंदी के थाल तैयार होना शुरू हो गए। पहले मरहले में लोगों को अफ्तार के थाल दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो है ये चिकन मंदी है, ये देखें तैयार हो गई है। इसके साथ जो राइस रखा गया उन्हें भी डाले गए ताकि अगर चिकन ख़त्म हो जाती है तो भी लोग अच्छे उससे खाना खा सकें। और शरबत है और वाइटल टी वालों की तरफ से चाय है यहाँ पर। ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आने वाले मेहमान बैठना शुरू हो चुके हैं और ये भी थोड़ी देर बाद आप जो रश देखेंगे वो ताहद्दे नज़र यहाँ पर सिर्फ सर ही सर होंगे। और ये पूरा खिदमत का सिलसिला तकरीबन 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला जारी। और जो सहरी होती है वो दुनिया की रोड पे होने वाली सबसे बड़ी सहरी, उसमें भी किसी किस्म का सदका खैरात ज़कात इस्तेमाल नहीं होती। जो लोग खिलाते हैं खुद बताते हैं कि वो पैसा है भाई जो हम अपने घर वालों पे खर्च करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आपने कहा कि जेडीसी फाउंडेशन के चेयरमैन ज़फ़र अब्बास मेरे हमरा मौजूद थे। इन्होंने तफसीलन जो है देखने वाले नाज़रीन को बताया कि यहाँ पर जो है सैर अफ्तार यहाँ पर करते हैं, वो खुद भी घर पे खाते हैं। और ये इफ्तारी का सिलसिला जो है सालों साल से जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से इसका इत्माम जो है यहाँ पर किया जाता है। इनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये सहरी जो इत्माम होता है इफ्तार का, सहरी का। सही, बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ की सूरत हाल दिखाई और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में रोज़ेदारों के लिए यहाँ पर इफ्तार का इत्माम किया जा रहा है। और माशाल्लाह से एक खाने की चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, बहुत अच्छा लगा देख के। नाज़रीन, आलिम के बोल में आज हमारे साथ जनाब मुफ्ती अब्दुल रऊफ मदनी साहब मौजूद हैं। आज 20 रमज़ान मुबारक है और तारीख़ी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। सन 8 हिजरी में फ़तह मक्का हुआ, वो अजीम दिन जब अल्लाह ने मुसलमानों को ऐसा उरूज अता किया कि कुफ़ार के बड़े बड़े कबीले के लोग दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे। और आज ही के दिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो कुफ़ार अपनी सज़ा के मुंतज़िर थे, मगर करीम आका दो जहां ने उन्हें मुआफ़ फरमाते हुए वो तारीख़ी अल्फाज कहे जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत हैं। आज तुमसे कोई बाज पुरस नहीं होगी, तुम लोग आज़ाद हो, आज तुम पर रहम और मेहरबानी का दिन है। फ़तह मक्का के मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के तमाम बादशाहों को, सरबराहान मुमलिकत को, अरबाब सल्तनत के लिए अजीम मिसाल कायम फरमाई। इक़्तिदार हासिल करने वालों को पैगाम हक़ दिया कि जो शख्स हथियार डाल दे उसके लिए अमान है, जो शख्स अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दे उसके लिए अमान है, जो शख्स खाना काबा में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है, जो शख्स उम्मे हानी के घर दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है। और वो कुफार जो सज़ा के मुंतज़िर थे, ये ऐलान सुनते ही कई बड़े बड़े नाम दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। इतनी अहमियत का हामिल के दिन है। जो कॉन्सेप्ट, एक फ़लाही रियासत का कॉन्सेप्ट जो आका दो जहां ने दिया, रियासत एक माँ की हैसियत रखती है, ये कॉन्सेप्ट जो आका दो जहां ने दिया उस पर अमल करने की हमें आज भी ज़रूरत है। हमारे लिए मशअल राह है। मैं चाहूँगी अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब कुछ इस पर रोशनी डालिएगा, इस कॉन्सेप्ट पर, इस नज़रिए पर। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और ये फ़तह मक्का और फ़तह मुबीन जो है, इतनी अजीम फ़तह है, इतनी अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इनाम है कि अगर तारीख़ पर नज़र डालें ना तो हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये वही लश्कर, ये वही गिरोह, ये वही जमात है नाज़रीन कि जिन्हें 8 साल पहले शहर मक्का छोड़ने पर मजबूर किया गया था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मक्का छोड़ने पर मक्के वालों के जुल्म और सितम की वजह से मजबूर हुए। ये चीज़ देखनी चाहिए। आज 8 साल की कुर्बानियों के बाद, 8 साल के जुल्म और सितम को बर्दाश्त करने के बाद, प्लानिंग कर कर हिकमत और मसलहत को तरतीब देने के बाद आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से मक्का में दाखिल हो रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि बड़े बड़े सूरमा खान और बड़े बड़े जो मुशरिकीन मक्का के लोग थे वो तलवार भी उठाने की हिम्मत और जुर्रत ना कर सके। इसमें मैं थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ूँगा। जब मराउस ज़हरान के करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िला वहाँ रोका, ये मक्का के बिल्कुल करीब मकाम है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरतीब दिया, एक
समझने की हिकमत अमली तरतीब दी और हुजूर ने इरशाद फरमाया जितने भी काफिले हैं सब अपने छोटे छोटे अलग अलग चराग जला लें। ये हिकमत अमली इतनी शानदार थी, जब ये चराग जले तो मक्का के चारों तरफ एक रोशनी हो गई। तो अहले मक्का हैरान हो गए कि ये कौन सा ऐसा बड़ा लश्कर है जिसने एकदम पड़ाव डाला है। तो अबू सुफियान जो है उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, इसी मौके पर आप मुसलमान हुए। बाद मुअर्रिखीन ने यह भी बयान किया कि आप सुलह हुदैबिया के मौके पर मुसलमान हो गए थे, लेकिन अक्सर का कौल यही है कि फ़तह मक्का के मौके पर आप मुसलमान हुए। तो अबू सुफियान जो है ये मामलात पता करने के लिए जब काफ़िले की तरफ चला तो रास्ते में हज़रत अब्बास जो उस वक़्त मुसलमान हो गए थे उनसे मुलाकात हो गई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब अबू सुफियान से मुलाकात हुई तो अबू सुफियान ने कहा आप यहाँ, और ये क्या कौन सा लश्कर है? तो अब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अबू सुफियान से कि किसी और का लश्कर नहीं, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लश्कर है। तुमने जो सुलह हुदैबिया की थी उसकी मुखालफत की है। हाँ, उस सुलह हुदैबिया में एक शर्त थी, उसकी मुखालफत अहले मक्का ने की, तो ये सबब बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के की तरफ आने का। बहरहाल अबू सुफियान ने कहा इतना बड़ा लश्कर रसूलुल्लाह लेकर आए हैं। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया तुम चलो रसूलुल्लाह की बारगाह में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम गुजारिश करते हैं कि अहले मक्का पर रहम फरमाएं। जब अबू सुफियान हुजूर की बारगाह में लाया गया अबू सुफियान को, अच्छा इस दौरान वहीं पर रास्ते में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ड्यूटी लगी हुई थी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा अबू सुफियान को तो तलवार निकाल ली, क्योंकि जिन्होंने इतना जुल्म सितम बर्दाश्त किया, अपने बच्चों से दूर कर दिया गया, अपने घर वालों से दूर कर दिया गया, अपनी वो मकाम जो आबाई घर कहलाता है, आबाई वतन कहलाता है, वहां से जाने पर मजबूर कर दिया गया। कहीं कहीं सहाबा कराम को काट कर उनके जिस्मों में मिसाले भर दिए गए। तो जब इस तरह का जुल्म सितम हो तो आज सहाबा कराम सारे जो है इस खुशी में थे, जोश में थे कि आज सारे बदले लिए जाएंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब तलवार ली तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खच्चर पर थे। आपने अबू सुफियान को कहा मेरे साथ सवार हो जाओ, ये पैदल हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सुफियान को हुजूर के पास ले गए और हज़रत उमर पीछे पीछे तलवार लेकर जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो हज़रत अब्बास ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं अबू सुफियान को अमान दे चुका हूँ। आप देखें हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, ये वही अबू सुफियान है जो इससे पहले बल्कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते सहाबी भी हैं, हुजूर के चचा भी हैं, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शहादत में भी यही किरदार नुमाया है। इससे पहले कई सारे किरदारों में अबू सुफियान है, मगर इस्लाम ले आए। जब इस्लाम ले आए तो इस्लाम सारी पिछली ख़ताएँ माफ़ कर देता है। बहरहाल हज़रत अबू सुफियान को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास की अमान में कबूल कर लिया और हज़रत उमर से कहा कि हज़रत अब्बास की अमान में आ गए, अब आप इनसे रफ़ा कर लें। उस रात वो हज़रत अब्बास के पास रहे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने कोशिश की और अबू सुफियान से कहा देख लो हुजूर की शान रहीमी, आप ईमान क्यों नहीं ले आते? तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारी शान रहीमी पहले से भी देख रहे थे, हुजूर की बारगाह में ईमान ले आए। जब ईमान लाए तो हज़रत अब्बास ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अबू सुफियान तो सरदार है, आप इसके साथ ज़रा बेहतरी वाला मामला फरमाएं, कुछ इनाम अता फरमाएं। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल इनके साथ बेहतरी होगी, जाकर मक्का में ऐलान कर दें कि जो अपने घर बंद कर ले उसके लिए भी अमान है। जाकर ऐलान कर दें कि जो गिलाफ, जिस तरह आपने कहा ना काबे की गिलाफ में छुप जाए उसके लिए भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर में अमान ले ले उसके लिए भी अमान है, और जो घर से बाहर बगैर हथियार के आएगा उसके लिए भी अमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस घरों को मुंतखब कर दिया कि सब के लिए अमान है। अच्छा इस मौके पर जो है हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला, इन्होंने जो है जब अबू सुफियान को देखा तो जलाल में आ गए, जिसमें मैंने कहा ना जलाल भी बजा है, क्योंकि जब इतना जुल्म सितम हो तो जलाल भी बचा है। लेकिन हुजूर ने तो ऐलान फरमा दिया अल यौम यौमुल मरहमा, आज अल यौम यौमुल मलहमा नहीं है, ये नारा हज़रत साद बिन उबादा ने लगाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद ने बात सही नहीं की, साद को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, आज तो दिन है अल यौम यौमुल मरहमा, आज रहमत का दिन है, जिस तरह मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था। इसमें मैं चाहूँगी कता कलामी की माजरत मुफ्ती साहब, इसमें वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपके पास ठीक है ताकत का हुसूल ही मकसद नहीं है, सब होने के बावजूद आपका मकसद होना चाहिए पिसे हुए तबके को बाइख्तियार बनाना। और ताकत अगर आपके पास है तो इंसानी जो एक होता है ना बराबरी का निज़ाम कि सब एक हों। भाई आप ये देखिए ना कि वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके दिल में भी एक तहफ़्फ़ुज़ का, उनको एक प्रोटेक्शन की उनके पास थी कि भाई उम्मीद कि हम यहाँ महफूज हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट था जो कि उन्होंने दिया? वो अहकामात ही होंगे ना जिनकी बुनियाद पर उनको ये महसूस हुआ कि हम गैर मुस्लिम होके भी यहाँ महफूज है, मैं कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही है, ये जो आपने बात जिस तरफ इशारा आप कर रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपके पास ताकत और क़ुव्वत आ जाए
तो उसके बाद आपने ताकत क़ुव्वत के नशे में आकर जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़ने, अपने बदलों का हिसाब नहीं लेना, बल्कि हुजूर की सीरत यह है कि आज आपने अलम रहमत बुलंद कर देना है। आज आपने आज ही हकीकी माना में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ज़ुहूर हो रहा है। हालांकि अगर तारीख़ में देखें ना, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ, इतनी बड़ी दुश्मनी, इतना बुग़्ज़ कीना जितना अहले मक्का ने हुजूर के साथ दिखाया, मगर आप देखें हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जब मक्का में दाखिल हो रहे हैं तो वो जहाँ अपनी प्रोटेक्शन का रो रहे हैं, उनको परेशानी है कि पता नहीं हम महफूज रह सके। सारी तमाम ये वो तालीमात हैं कि जो हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है और इन पर अमल दरामद होना जितना इस दौर में ज़रूरी है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा अशद ज़रूरत इससे पहले कभी इस तरह हुई होगी। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस पर भी रोशनी डालेगा। आज बहुत सारे हमारे मुत्तक़िफ़ीन भाई बहन इत्तिकाफ़ में भी बैठने जा रहे हैं, उनके आपको पता आखिरी अशरा अब शुरू होने जा रहा है, तो ज़रा उसकी अहमियत पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। एतकाफ़ के हवाले से तो मैं इतनी सी बात कहूँगा, जो भी मुत्तक़िफ़ीन हैं जो हमारी बात सुन कर अभी जा रहे हैं या सुन लेंगे या उनके घर वाले सुन रहे हैं, मैं एक बात अर्ज़ करूँगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी शानदार बात इरशाद फरमाई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, क्या फरमाया कि जब खाना काबा को तामीर किया तो फरमाया वताहिर बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना। ए इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं और हज़रत इस्माईल अल्लाह के ज़बी हैं। ज़बीहुल्लाह आपका लक़ब है, मुबारक और मुक़द्दस अंबिया कराम है। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है कि मेरे घर की इस खाना काबा की सफाई सुथराई कर लो, तज़यीन व आराइश कर लो। क्यों? क्योंकि मेरे मुबारक मेहमान मुतक़िफ़ीन तशरीफ़ ला रहे हैं। ये मुतक़िफ़ीन जो हैं अपने मकाम को, अपनी हैसियत को और कैफियत को समझ लें, और इस कैफियत के साथ जब अपनी एतकाफ़ गाह में, अपने हुजरे में अगर हमारी बहनें बैठ रही हैं तो अपने मुतकफ़ा के अंदर जब वो दाखिल हो रहे होंगे इस ख्याल के साथ कि हम दुनिया से बेताल्लुक़ होकर रहमान के साथ ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं, जब इस ताल्लुक़ के साथ खुदा की कसम में कह रहा हूँ, जब इस ताल्लुक़ के साथ वो अपने हुजरे में दाखिल होंगे ना, उन्हें एतकाफ़ का नूर उसी दिन मिलना शुरू हो जाएगा। माज़रत के साथ मैं कहूँगा, हमारे यहाँ क्या होता है कि हम इन चीज़ों से छूट नहीं पाते। हम एतकाफ़ में भी बैठते हैं ना, मस्जिद में गए वही सोचे, मोबाइल हमारे साथ होता है, कारोबार भी वही चल रहा है, हमारे दोस्त भी वही हैं। बाज़ तो ऐसे नादान होते हैं कि अपने ऐसे उन्हीं दोस्तों को फिर मुतकफ़ा में बुलाते हैं, जहाँ बैठे हुए हैं जिस मस्जिद में या घर में, वहाँ बुलाते हैं। एतकाफ़ का तो बुनियादी मकसद गारे हिरा से जुड़ा हुआ है। चाहिए कि पहले वो इस हवाले से पूरी तालीमात हासिल कर लें कि आखिर जिस मकसद के लिए वो एतकाफ़ में बैठ रहे हैं कि वो पूरा भी हो रहा है या सिर्फ दुनियावी शो ऑफ के लिए वो एतकाफ़ बैठ रहे हैं, क्योंकि इसका मकसद तो फिर यही नजर आता है। ये बड़ा एक पेचीदा मामला है। अगर आपके मकसूद आपको अल्लाह की कुर्बत है ना, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।